हाय फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में शायद आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के नेबरहुड में एक के बाद एक बवाल हो रहा है। पहले श्रीलंका में हमने देखा लोग सड़कों पे उतर आए, फिर बांग्लादेश में स्टूडेंट अपराइजिंग हुई और अब नेपाल में इतना पॉलिटिकल टर्मोइल। तो सवाल ये है कि इतने प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं और इन्हें समझने का बेस्ट तरीका क्या है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के थ्रू समझे जाएं या एक ये सोशल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से इनको समझना बेटर रहेगा। देखिए, इंडिया के नेबरहुड में एक पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। श्रीलंका में 2022 में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फ्यूअल और फूड की शॉर्टेजेस हुई, लोगों ने फिर राष्ट्रपति भवन तक घेर लिया। फिर बांग्लादेश में 2024 में स्टूडेंट्स और कॉमन लोग कोटा सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट पे सड़क पे उतर आए। और अब नेपाल में 2025 में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस क्राइसिस, और हमने देखा कि वहां के जो बड़े से बड़े नेता हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया गया, पार्लियामेंट हाउस को जला दिया गया, कितने सर्विंग मिनिस्टर्स की पिटाई नहीं है, ठीक है। और तो यूथ की फ्रस्ट्रेशन काफी झलक रही है नेपाल में भी। पॉइंट इज फ्रेंड्स, एक क्लियर पैटर्न है कि लोग फ्रस्ट्रेशन से स्ट्रीट पर आ रहे हैं। अब समझने वाली चीज ये है कि ये सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे कि एक दिन की स्ट्राइक हो गई या मार्च हो गई, ठीक है। परंतु ये जो दिखता है, ये ज्यादा दिखता है एक सोशल मूवमेंट के रूप में। सोशल मूवमेंट क्या होती है? एक डीपर और लॉन्गर टर्म स्ट्रगल होती है जो सिस्टेमिक चेंज डिमांड करती है। तो नेबरहुड के ये जो इवेंट्स है ना, चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश या नेपाल, सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, सोशल मूवमेंट्स है और उसी तरह से इवॉल्व हो रहे हैं। हर सोशल मूवमेंट का फ्रेंड्स, उसके पीछे कुछ कोर इश्यूज रहते हैं। टिपिकली हम क्या पैटर्न देखते हैं और जो इन मूवमेंट्स में भी देखने को मिला, सबसे पहला तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्राइसिस, वो जो है एक इंपॉर्टेंट पुश फैक्टर रहता है किसी भी सोशल मूवमेंट के लिए। दूसरा, जो इन सब देशों में कॉमन था हमारे नेबरहुड में, वो था करप्शन और पुअर सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी यूथ की फ्रस्ट्रेशन, जॉब्स और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को लेके, और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की डिमांड। तो साउथ एशिया के जो प्रोटेस्ट इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप देखेंगे जब भी सिस्टम डिलीवर नहीं करता ना, लोग अपनी आवाज सड़कों पर उठाते हैं। एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस की होगी आपने, वो है यूथ फैक्टर, राइट। नेपाल की प्रोटेस्ट में भी जो जेनजी थे, हाँ, जो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, 18, 20, 22, 25 साल तक के लोग, वो एट दी फोरफ्रंट थे। यही हमने देखा श्रीलंका और बांग्लादेश में और नेपाल, तीनों जगह में ये कॉमन डिनोमिनेटर था यूथ का। एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ जो होते हैं ना, ये बड़ा एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स। हर मूवमेंट की बैकबोन बन रहे हैं, ये आप देखेंगे साउथ एशिया में। उनकी डिमांड्स आप समझिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है। यस, उनको है, उनको अपने जॉब की और फ्यूचर की, करियर की चिंता है, पर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, ये डिमांड कर रहे हैं डिग्निटी, ये डिमांड कर रहे हैं पार्टिसिपेशन भी। ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को कोई सुने सिस्टम। तो ये एग्जैक्टली वही होता है जिसे हम सोशियोलॉजी में कहते हैं यूथ बल्ज और फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेशंस का डेडली कॉम्बिनेशन। क्या इंडिया के लिए इस सब में कुछ लेसन है? सवाल ये है फ्रेंड्स कि इंडिया के नेबरहुड में ही बार बार ये सब क्यों हो रहा है? सिंपल बात ये है, साउथ एशिया के जो ये सारे देश है ना, ये एक तरह से मान लीजिए फ्लेजलिंग या डेमोक्रेसीज हैं जो अभी भी दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट देयर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। ये सारी की सारी यूथ हैवी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और यहां इन कई सारे देशों में हम रेकरेंट गवर्नेंस का क्राइसिस देखते हैं। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फेल कर रही है अपनी जनता को। तो जब सिस्टम इग्नोर करता है तो स्ट्रीट ही पॉलिटिकल वॉइस एक तरह से बन जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स भी कहते हैं फ्रेंड्स कि जो साउथ एशिया है ना, वो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की लैबोरेटरी है। तो दोस्तों, चाहे कोलंबो हो या ढाका हो या अब काठमांडू, नेबरहुड का मैसेज क्लियर है। अगर सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा तो जनता खुद सिस्टम को हिला देगी। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ मोमेंट्री आउटबर्स्ट नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारी लीडरशिप के लिए और एज अ सोसाइटी हम सब के लिए। ये एक फुल फ्लेजेड सोशल मूवमेंट्स बन रहे हैं जो सोसाइटी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे।